बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 के ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों की जो डिस्कशन है वो चैप्टर 7 पे होगी, जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसकी जो बेसिक्स होती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर फिज़िक्स में सेकंड चैप्टर भी वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ा था, तो उसी को हम बेस बना के आगे इसको कैरी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, जिनमें एक उसमें स्केलर क्वांटिटी है, या फिर इसको हम सिंपली स्केलर भी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है या मैस। अब देखें, टेम्परेचर या मैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायमेंशन या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली टेम्परेचर को अगर हमने डिस्क्राइब करना हो तो 7 सेल्सियस 11 सेल्सियस हम सिर्फ यही कहते हैं। मतलब टेम्परेचर को और मैस को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, तो वो क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमने जो वर्ड मैग्नीट्यूड यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर विद अ सर्टेन यूनिट मैग्नीट्यूड कहलाता है। अ नंबर विद अ सर्टेन यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है किसकी? लेंथ की। ठीक है, इसमें 7 एक नंबर है जबकि सेंटीमीटर यूनिट है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो सेकंड टाइप थी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, या सिंपली हम इसको वेक्टर भी बोलते हैं। तो वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने कितने न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करनी है और कौन सी डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर फोर्स लगानी है। तो मतलब फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है और साथ में हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फिर वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से किया करेंगे? नॉर्मली ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरोस का सहारा लेते हैं, और उसमें एरो की जो टेल होती है वो किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट भी उसको कहते हैं, जबकि उसका जो हेड है वो टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जिस साइड को भी एरो होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्थ से साउथ है तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ है एरो हेड तो उसका मतलब वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की जानब होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन है वो वेक्टर्स की एनालिटिकली हमने इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को भी। तो इसलिए यहाँ पे हम एनालिटिकली इसको देखते हैं कि एनालिटिकली हम वेक्टर्स को किस तरह से लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ए बी कोई एक वेक्टर है तो उसको हम डिनोट करने के लिए ऊपर एक एरो का साइन यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर है जो ए से बी की जानब है। मतलब इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट इसका बी है, और इसकी डायरेक्शन भी ए से बी की जानब होगी। अगर यहाँ पे बी ए लिखा होता तो उसका मतलब था कि वेक्टर की डायरेक्शन बी से ए पॉइंट की जानब है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इसी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो माइनस बी ए के इक्वल होगा।
मतलब उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। या फिर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर एग्जांपल अगर v कोई एक वेक्टर है तो हम उसको बोल्ड फेस के साथ भी लिखा करेंगे, या फिर सिंपली v लिखकर उसके नीचे भी हम एक लाइन यूं लगा दिया करेंगे तो वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों में से जो आपको फिजिबल हो, जिसको आप मुनासिब समझें, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट चूँकि हमारे क्वेश्चंस में यूनिट वेक्टर भी आ रहा है तो इसलिए यूनिट वेक्टर को भी हम पहले देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। यूनिट वेक्टर इज़ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। अब किसी भी वेक्टर v का यूनिट वेक्टर जो है वो हम उसको v हैट या v कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बेसिकली होता है कि इसका इक्वल है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें, यूनिट वेक्टर बेसिकली ये डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप, और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप या के हैट से हम उसको लिखेंगे। अब चूंकि अभी हमने देखा कि यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इसलिए फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का भी पता होना चाहिए कि उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और ये काम हमने अपने क्वेश्चंस में करना भी है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कहा जाए या लेंथ ऑफ अ वेक्टर या नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, उसका मतलब एक ही होगा, और ये बेसिकली किसी भी वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म तीनों एक ही चीज़ हैं ऑफ अ वेक्टर v इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है और मैग्नीट्यूड को हमने लिखना किस तरह से है। अगर ये v हमारे पास कोई एक वेक्टर हो, और ये भी एक वेक्टर को लिखने का मेथड है कि हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं विद इट्स कंपोनेंट्स। और बिल्कुल ये एक ही चीज़ है, चाहे आप वेक्टर को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ यूं लिख दें या फिर उसको उसके यूनिट वेक्टर्स के साथ यूं राइट डाउन करें, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड जो है उसको हम वेक्टर, और हमने क्या करना है, दो बार के साइन यूज़ करने हैं। जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करते थे तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। फिर क्या करना है कि वेक्टर का जो आई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये वेक्टर इन स्पेस होता तो जी के कैप होता, तो फिर यहाँ पे हम जी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट लिख देते। अब इससे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जी पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन ओ एंड हुज टर्मिनल पॉइंट पी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। और इसको हम ओ पी के साथ लिखेंगे, मतलब कि ओ मतलब ओरिजिन इसका इनिशियल पॉइंट है और पी मतलब पॉइंट पी इसका टर्मिनल पॉइंट है। अब ग्राफिकली भी हम इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है, और यहाँ पे एक पॉइंट P हम कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर इस पॉइंट P तक जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से, हम उसको यूं लिखेंगे OP, और ऊपर हमने एरो साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये OP पोजीशन वेक्टर है। इससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जी नल वेक्टर क्या होता है। नल का मतलब चूंकि ज़ीरो, तो मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो। या फिर नल वेक्टर को आप एक और रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखें पी क्यू वेक्टर, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। तो अब बेसिकली ये हमारे पास चीज़ बन कैसे रही है, तो उसके लिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं।
और इसमें मैं P और Q दो पॉइंट कंसिडर हमने किए हैं, जबकि इनके पोजीशन वेक्टर OP और Q का जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है ओरिजिन से वो OQ है। अब P और Q पॉइंट के दरमियान जो वेक्टर PQ बन रहा है, अगर हम इस डायग्राम को बाय हेड टू टेल रूल देखें तो ये जो वेक्टर OQ है ये इज इक्वल टू होगा OP प्लस PQ। ठीक है, अब चूंकि हमने PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है तो OP इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो PQ किसके इक्वल आएगा फिर OQ माइनस OP, वेयर OQ और OP वेक्टर्स जो हैं ये पोजीशन वेक्टर हैं पॉइंट Q और P के। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, चूँकि इसी फार्मूले की मदद से हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व होगा। और लास्ट आर्टिकल जो हमें एक्सरसाइज में हमारी हेल्प करेगा वो है रेशो फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, रेशो फार्मूला क्या है और इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है डायग्राम की मदद से मैं आपको पहले ही क्लियर करवा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये A और B कोई से दो पॉइंट्स हैं और ओरिजिन से जो पॉइंट A तक का पोजीशन वेक्टर A है और B तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो B है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे P एक पॉइंट है जो A B वेक्टर को रेशो P और Q रेशो में स्प्लिट कर रहा है, तो फिर ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का जो पोजीशन वेक्टर R है वो हमने फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग रेशो फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, रेशो फार्मूला के मुताबिक ये पोजीशन वेक्टर R दैट इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रेशो है उसको हमने सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है प्लस सेकंड रेशो को फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ओवर इन दोनों रेशो का सम हमने लिखना है डिनोमिनेटर में। दोबारा से बता रहा हूँ कि फर्स्ट रेशो को सेकंड वेक्टर के साथ प्लस सेकंड रेशो को फर्स्ट वेक्टर के साथ और उसको डिवाइड कर देना है P प्लस Q से। तो इस तरह से आपका ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पॉइंट P का, जो कि इस AB वेक्टर को P और Q रेशो में डिवाइड कर रहा था। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और इसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन 1 का मैं फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या करना है, वेक्टर PQ फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ XI YJ। ठीक है, वेयर P और Q ये पॉइंट्स हमें गिवन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जी हमारे पास गिवन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है P और Q। ठीक है, तो इनकी मदद से हम लोग पॉइंट्स की मदद से पोजीशन वेक्टर को हम राइट डाउन इजीली कर सकते हैं। तो फिर पॉइंट P का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगा वो 2i प्लस 3j और Q पॉइंट का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगा OQ दैट इज इक्वल टू 6i माइनस 2j। और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें PQ वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। और अभी हमने देखा कि PQ वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास PQ वेक्टर आ जाएगा। अब OQ और OP हम ऑलरेडी यहाँ से पोजीशन वेक्टर्स निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमने इनकी वैल्यूज़ प्लेस की। इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब ये माइनस को हम अंदर परफॉर्म करवाएंगे तो साइन चूँकि चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 2i और माइनस 3j। अब इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने जो सेम वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करना होता है। मतलब i को हम विद रिस्पेक्ट टू i ही सॉल्व करेंगे और j को j के साथ ही हमने सिंप्लीफाई करना है। अब 6i माइनस 2i 4i हो जाएगा और माइनस का 2j माइनस 3j ये माइनस 5j बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये PQ वेक्टर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट है। इसमें वो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। अब वेक्टर u की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने अभी फार्मूला भी इसका देखा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। अब y कंपोनेंट क्योंकि माइनस का 4 है तो यहाँ भी हमने माइनस 4 का स्केयर लिखा और ये प्लस फार्मूले का आ गया। 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5।
चूँकि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू है और एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 पॉजिटिव ही आएगी। इससे नेक्स्ट, चूँकि हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 3 हम लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी और सी डी वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है। गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में चूँकि ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हमें ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा और सी डी वेक्टर। ए बी और सी डी वेक्टर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी ये पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट किया है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, पहले ए बी और सी डी वेक्टर्स फाइंड आउट करोगे और फिर इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इससे नेक्स्ट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 की जानब लेकर जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है कि हमने इसमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो पॉइंट ए से ओरिजिन की जानब हो, मतलब हमने वेक्टर ए ओ फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम ओ ए पढ़ रहे थे, अब हमने ए ओ वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेयर ए बी वेक्टर जो है ये 4i माइनस 2j के इक्वल है एंड बी इज द पॉइंट -2 5 एंड बी इज़ द पॉइंट -2 5। ठीक है, तो अब गिवन इसमें अगर हम देखें तो गिवन हमारे पास ए बी वेक्टर एक तो गिवन है और दूसरा पॉइंट बी गिवन है। तो अगर पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर हम इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर हम इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि इस सूरत में हमारे पास -2i + 5j बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चूँकि ए ओ वेक्टर फाइंड आउट करना है, एज ए बी इज इक्वल टू, ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब इसी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है वो ए ओ होगा। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए ओ के इक्वल होगा, तो हमने इसकी जगह पे इसका नेगेटिव वेक्टर लिखा। तो अब ये नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा और ओ बी लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे ए बी की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि 4i माइनस 2j है, और ओ बी जो पोजीशन वेक्टर था हमारे पास -2i + 5j, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। अब इससे नेक्स्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ए ओ मतलब ए से ओरिजिन की तरफ जो वेक्टर है वो आएगा 6i माइनस 7j। मैं यहाँ पे ये पॉइंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने सॉल्व किया उसी तरह से कि ए बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जब हमने फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट जो होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है। अब ओ ए ये एक वेक्टर है, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओ के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इस ओ ए की जगह पे हमने क्या चीज़ लिख दी, ए ओ। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के साथ। तो बाकी इससे नेक्स्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है। आई होप आप लोगों को इस पॉइंट की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं और 6 में हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वेक्टर है और इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमने जब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की थी तो उस वक्त हमने एक फार्मूला भी साथ में किया था कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है हम उसको वी हैट या वी कैप से लिखते हैं और वो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसलिए पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट लिखना होता है। तो 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 4/4, तो मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आएगी।
अब वेक्टर यूनिट वेक्टर चूंकि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है, तो फिर वेक्टर हमारे पास चूंकि हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप था, तो यही हमारे पास इसका वेक्टर वी का यूनिट वेक्टर आया। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं और 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB वेक्टर, फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर। ये A और B उसने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं और साथ में ये कंडीशन गिवन दी है और हमसे कहा है कि आप इस पॉइंट P को फाइंड आउट करें। तो वेरी सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो गिवन है वो A और B पॉइंट्स हैं और साथ में ये एक कंडीशन गिवन है कि OP वेक्टर और AB वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। चूंकि हमने पॉइंट P निकालना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये XY ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ये गिवन है कि OP इज इक्वल टू AB, तो AB की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं OB माइनस OA। जब पॉइंट्स गिवन हों तो फिर उनके पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अब OB का पोजीशन वेक्टर चूंकि I + 0j होगा तो हमने ये राइट डाउन कर दिया और OA पोजीशन वेक्टर -3I + 7j होगा तो यहाँ पे हमने वो राइट डाउन कर दिया। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास OP पोजीशन वेक्टर आ गया 4I - 7j। तो जैसा कि हमारे पास पॉइंट गिवन हो तो हम उनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से अब ये पोजीशन वेक्टर है तो फिर इससे हम पॉइंट भी इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 और -7 लिखा जाएगा। आप लोगों को मालूम है जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में फर्स्ट डिजिट होता है वो x कंपोनेंट होता है और सेकंड डिजिट जो है वो y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट P का जो हमने ये लेट किया था कि XY उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स joining the point C with position vector 2I - 3j and point D with position vector 3I + 2j in the ratio 4:3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को रेशो फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास गिवन जो है दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। जो C पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल c के साथ लिखा है और D के पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल d के साथ लिखा है, जबकि ये जो गिवन रेशो है उसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है। अब चूंकि हमने पोजीशन वेक्टर R फाइंड आउट करना है और बाय रेशो फार्मूला आप लोगों से मैंने कहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट रेशो होगी उसको हमने सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और जो सेकंड रेशो है उसको फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर होल को हमने डिवाइड कर देना है इन दोनों रेशो के सम से। तो अब हम यही काम करेंगे। P चूंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3I + 2j से और Q की वैल्यू चूंकि 3 है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2I - 3j से ओवर 3 + 4 दोनों रेशो को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फिर जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12I + 8j + 6I - 9j बन जाएगा और 3 + 4 7। अब 12I + 6I तो ये 18I बन जाएगा और +8j - 9j माइनस का j/7। तो इस तरह से हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर आ गया उस पॉइंट का जो कि C और D लाइन सेगमेंट को 4 और 3 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट और उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन 11, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने असाइनमेंट में मुझे सबमिट करवाने हैं। अगर किसी स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए से या फिर मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज़ को टाइमली सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।